जो कि अपने पीएच चेंज को रोकता है, राइट, अपने पीएच को चेंज होने नहीं देता है। ऐसे सॉल्यूशन का नाम हमने बफर सॉल्यूशन दिया था। तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, उसी से स्टार्ट करता हूं कि मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस CH3COONA। तो मान लो कि ये एक बफर सॉल्यूशन है या नहीं है, इसको चेक करना है मुझे कि ये सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो बफर क्या बताया था, whose which resist its pH चेंज, राइट। तो अपने pH चेंज को होने से रोकता है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि किसी सॉल्यूशन का पीएच कैसे चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है, आइदर आप उसके अंदर H+ ऐड करेंगे या तो अंदर आप उसके अंदर OH ऐड करेंगे। भाई आपको एसिडिक बनाना है तो आप H+ के साथ छेड़खानी करेंगे, आपको बेसिक बनाना है तो OH के करेंगे। तो इस सॉल्यूशन को चेक करने का तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था आप इसके अंदर दोनों चीज डाल के देख लो, आप H+ भी डाल के देख लो और क्या डाल के देख लो बेटा, OH। दोनों चीजें डाल के देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि दोनों चीजें न्यूट्रलाइज हो रही है नहीं हो रही है। मान लो आप किसी सॉल्यूशन पर H+ डालते हो और H+ डालने पे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसकी रिएक्शन हो जाती है, वो खत्म हो जाता है, तो फिर आपका पीएच चेंज नहीं होगा। तो देखो आप मुझे बताओ, आपने पहले आपने OH डाला, तो इस OH को खत्म कर लेके कौन, देखो ये एसिड दिख रहा है सबको, बोलो भाई, ये एसिड इस OH को न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं कर देगा, बताइए, सही है। अच्छा, फिर आपने ये सोल्ट पढ़ रखा है, इस सोल्ट के अंदर दो आयन है, देखो एक है CH3COO नेगेटिव, एक है Na पॉजिटिव। कौन सा आयन एक्टिव है, कोई बताएगा मुझे, कौन सा आयन एक्टिव है बेटा, ये आयन एक्टिव CH3COO। है। तो H+ को कौन खा जाएगा, ये खा जाएगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन है कि आप H+ डाल रहे हो तो उसको CH3CO नेगेटिव, मतलब वो सोल्ट खत्म कर दे रहा है, और यदि आप OH डाल रहे हो तो क्या खत्म कर दे रहा है, एसिड खत्म कर दे रहा है। दैट्स मींस दिस सॉल्यूशन इज ए बफर सॉल्यूशन। ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा, बताओ हाँ या ना। यस एक और सर। सवाल लेते हैं, जैसे जैसे एक सवाल ले लेते हैं NH4Cl प्लस NH4OH। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि यार ये वाला सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन है या नहीं है। सो व्हाट इज द मेथड, यू जस्ट ऐड H+ और OH नेगेटिव। देखो मैंने H+ भी ऐड कर दिया और OH भी, सोच रहा हूँ दोनों ऐड करके, बस सोचना है। तो मैंने कहा देखो H+ ऐड करूंगा तो ये बेस दिख रहा है सबको, बेस तो H+ को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, तो ये बेस इस H+ को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब इसके अंदर दो आयन है बेटा, कौन कौन सा आयन है बोलो, NH4+ और Cl नेगेटिव। बताओ कौन सा आयन एक्टिव है, कोई बताओ तो मुझे जरा फटाक से, विच आयन इज एक्टिव, NH4 पॉजिटिव इज एक्टिव, राइट। तो ये NH4 पॉजिटिव किसको खा जाएगा बेटा, OH को। तो देखो OH को खाने के लिए अपने पास कौन है, NH4Cl है, और H+ को खाने के लिए कौन है अपने पास, NH4OH है। That means the second example is also the example of buffer solution। ये बात समझ में आ रही है बेटा, बताइए बेटा, समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जो बफर नहीं है, तो चेक करते हैं ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक ना, इफ आई टेक, तो जैसे मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया भाई लोग, मैंने लिया NaCl प्लस HCl ले लिया मैंने, NaCl और HCl ले लिया, फिर से लिख देते हैं, मैंने ले लिया NaCl प्लस HCl। मुझसे पूछा जा रहा है कि ये सॉल्यूशन बफर है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे आप। तो देखो आप सबसे पहले ना इसके अंदर दो, आप इसके अंदर OH नेगेटिव डालो और H+ डालो, तो देखते हैं कोई खाने वाला है या नहीं है। अच्छा कोई बताएगा OH को खाने वाला कौन है, कोई आप में से बता सकता है, OH को कौन खाएगा। देखो ये एसिड दिख रहा है, एसिड, एसिड तो OH को खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, बोलिए यस और नो। यस सर। अच्छा अब NaCl के अंदर दो आयन है, Na+ और Cl-, क्या कोई एक्टिव है क्या इन दोनों में से, Na+ और Cl-, क्या कोई सा एक्टिव है इसमें से। सर Cl। नहीं, देखो Cl तो HCl से आया होगा और Na+, ये दोनों इस बार स्ट्रॉन्ग से आए, तो दोनों एक्टिव नहीं है, सही बात है।
तो NaCl, अब H देखो इस सॉल्यूशन में देखो OH को खाने वाला HCl है, लेकिन H प्लस को खाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि NaCl के अंदर जो दो आयन है Na प्लस और Cl माइनस, बोथ कम्स फ्रॉम दी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखो Na प्लस आया NaOH के साथ तो एक्टिव नहीं है, Cl माइनस आया HCl से, वो भी एक्टिव नहीं है। इसमें दिस सॉल्यूशन इज नॉट ए बफर, दिस सॉल्यूशन इज नॉट ए बफर। बेटा समझ में आ रही है बात? बताओ, ये क्लियर है? सर एक बताइए बेटा। रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा? सर एक बार फर्स्ट और सेकंड रिपीट कर दीजिए। बेटा फर्स्ट तो पिछली क्लास में कराया था, मैंने कहा फर्स्ट दोनों एग्जांपल बफर के है, कि यदि तुम इस पहले सॉल्यूशन में ये एसिड है, तो यदि OH डालोगे तो एसिड खा जाएगा, सही बात है, और H प्लस डालोगे तो ये एसिटिक एसिड खा जाएगा, सही है। फिर NH4Cl और NH4OH में क्या है, H प्लस डालोगे तो NH4OH खा जाएगा क्योंकि बेस है, और NH4Cl में तुम्हें पता है ये आयन रिएक्टिव है, तो ये OH को खा जाएगा। लेकिन तीसरे सॉल्यूशन को यदि आप देखोगे तो OH को खाने वाला L तो है, पता है, OH को खाने वाला HCl तो है, लेकिन H प्लस को खाने वाला कोई भी नहीं है, एज बोथ द आयंस कम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों के दोनों वो रिएक्टिव नहीं है। सही है बेटा? बताओ। सर पहले मतलब हमें रिएक्शन करने पे OH नेगेटिव सोचना H है प्लस हमें पड़ेगा। सोचना है कि H प्लस डालने पे वो कंज्यूम होना चाहिए और OH डालने पे वो कंज्यूम होना चाहिए। यदि दोनों को खाने वाले लोग हैं नीचे तो वो बफर हो जाएगा, नहीं है तो वो फिर बफर नहीं होगा। अरे बात समझ में? सर जैसे OH जो तो मेरा हमेशा तीसरा acid एग्जांपल है, होगा। बेटा एसिड को बेस खाता है, बस ये पता करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे OH था तो HCl खा जाएगा OH को, तो ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। लेकिन H प्लस को अब NaCl खाएगा नहीं खाएगा, ये चेक करना पड़ेगा, तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस से चेक करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि ये सोल्ट है। तो कोई एक एसिड मिलेगा, दूसरा कोई सोल्ट मिलेगा, या बेस मिलेगा तो सोल्ट मिलेगा। समझे बेटा? समझ में आ रहा है? और सर बफर मीनिंग क्या होता है? बफर मीनिंग वो होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच चेंज को रोकता है। जैसे लड़के एक बात बता, कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच चेंज करना है तेरे को, तो तू कैसे करेगी? या तो उसके अंदर H प्लस डाल देगी, या तो अंदर उसके अंदर OH डाल देगी, जिसकी वजह से उसका पीएच चेंज हो जाए, है कि नहीं है? यस सर। सही है। तो मान लो तुम किसी के अंदर H प्लस डाल रहे हो और उन H प्लस की रिएक्शन हो जा रही है, तो तुमने 5 H प्लस डाले, 5 के 5 H प्लस कंज्यूम हो गए, तो फिर उसका पीएच चेंज नहीं होगा ना? समझ रहे हो? यस सर। वो बफर हो जाएगा। तो जैसे मेरा पहले सॉल्यूशन में भी ऐसा हो गया, दूसरे में भी ऐसा हो गया, तीसरे में नहीं हुआ ऐसा मेरा। तो तीसरे में देखो OH को खाने वाला HCl है, लेकिन H प्लस को खाने वाला कोई भी नहीं है, तो मतलब H प्लस के डालने से पीएच चेंज हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड वाला सॉल्यूशन इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन। क्लियर? और सर जो आपने फर्स्ट और सेकंड कराया उसमें pH चेंज नहीं हो रहा है। देख ले, हाँ, क्योंकि H प्लस को भी खाने वाला है कोई ना कोई, और OH को भी खाने वाला है कोई ना। सही है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना होगा, अभी आप ये लिख लो, फिर 2 सवाल दूंगा, जल्दी जल्दी बता दो बस थोड़ा सा। हाँ बबीता, ज्यादा अमाउंट में डालेंगे तो चेंज हो ही सकता है, राइट? पीएच कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, इट रेसिस्ट इट्स पीएच चेंज। सही बोल रही हो बबीता, लेकिन एक ज्यादा अमाउंट डाल दोगे, तुमने मान लो 50,000 मोल डाल दिए, तो चेंज हो ही सकता है ना बेटा। डन, ये लिख लिया, आगे बढ़ जाऊं? सर एक मिनट। आगे बढ़ जाऊं बेटा? इसके क्वेश्चन दे दूं, चेक करके बताओ मुझे बफर है या नहीं है, ठीक है? बढ़ू बेटा? ओके, सो देखो,
3 सवाल देते हैं, फटाफट बताना है। पहला सवाल है NaCN प्लस HCN। दूसरा सवाल है Na2CO3 प्लस H2CO3। तीसरा सवाल है भाई लोग NH4 एक सेकंड NH4OH प्लस NH4 नहीं, ये नहीं। तीसरा सवाल है Na2SO4 प्लस H2SO4। बताइए, इनमें आपको ध्यान से करके बताना है कि विच सॉल्यूशन इज बफर और विच इज नॉट। करिए ट्राई के बाद फटाफट। आज बेटा ये चैप्टर मुझे क्लोज करना है क्योंकि आप अपना आंसर चैट में पोस्ट कर सकते हैं बेटा। बबीता लास्ट वाला चेक कर बेटा, तीसरा वाला। बेटा हुआ? बेटा SO4 वीक नहीं है, एग्जैक्टली H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो जैसे ये वाला देखो, आप है ना ऐसे सोचो मेरी तरह, इसको गोला बनाओ। अच्छा OH को खाने वाला है कोई, बताओ। OH को खाने वाला कोई दिख रहा है आपको, हाँ या ना? कोई OH है बेस, तो कोई एसिड दिख रहा है इन दोनों में से, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। HCN।
ठीक है, अब देखते हैं H प्लस को खाने वाला कौन है। तो आपने देखा NaCN के अंदर 2 आयन है, यहाँ पे लिख रहा हूं देखो, आपको देखो एक Na प्लस और Cn नेगेटिव है। कौन सा आयन एक्टिव है बेटा? Cn नेगेटिव एक्टिव होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि वीक एसिड से आया है ना, बोलो। तो H प्लस को कौन खाएगा बेटा, बताओ। ये बात समझ में आई? पहला बफर है, यस, बताओ, ये क्लियर है वीक एसिड या बेसिक आएगा? बेटा? मैंने बोला तो कि वीक, ये सोल्ट हाइड्रोलिसिस में नहीं पढ़ाया था कि वीक एसिड और वीक बेस से आने वाला आयन हमेशा रिएक्टिव होता है। तो NaCN के अंदर 2 आयन है, Na प्लस और Cn नेगेटिव। Na प्लस कहां से आया? ये तो बहुत अच्छे से कराया था। Na प्लस आया NaOH से और Cn नेगेटिव आया HCN से। तो Cn नेगेटिव आयन एक्टिव होगा ना, सही बेटा? अच्छा, दूसरे में बताओ, OH को खाने वाला कौन दिख रहा है? अब सबको दिख रहा होगा यार, एसिड एक ही दिख रहा है, H2CO3। ठीक है, अब Na2CO3 में 2 आयन है बेटा, एक है Na प्लस और एक है CO3 नेगेटिव। कौन सा आयन एक्टिव है? CO3 नेगेटिव आयन एक्टिव है, क्योंकि H2CO3 से वीक एसिड होता है H2CO3। तो H प्लस को खाने वाला कौन है बेटा इस बार? अरे समझ में आ रहा है? तो दूसरा भी बफर आंसर यस आ रहा है, बताओ। तीसरा देखते हैं, OH को खाने वाला एसिड दिख रहा है इस बार H2SO4, लेकिन H प्लस को खाने वाला कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि जो Na2SO4 है उसके अंदर 2 आयन है, Na प्लस है और SO4 2 नेगेटिव आयन है। दोनों ही एक्टिव नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग से आए हैं। Na प्लस NaOH से आया, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। SO4 2 नेगेटिव H2SO4 से आया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? तो तीसरा बफर नहीं है बेटा, बताइए, समझ में आया? बताओ, डन बेटा? सर प्लीज उसके 2 एग्जांपल और करा दीजिए सर, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हो रही है इसमें। बेटा कौन सा कंफ्यूजन हो रही है बता रहा हूँ, बहुत सिंपल कंफ्यूजन का हो रही है, वो कंफ्यूजन बता। एग्जांपल तो मैं इनफाइनाइट और दे दूंगा, सिंपल है। तू OH डालेगी तो या तो कोई एसिड खा रहा होगा उसको, या तो सोल्ट खा रहा होगा। तू H प्लस डालेगी और एसिड को बेस खाता है, बेस को एसिड, तो एक आदमी तो तेरा सीधा सीधा उड़ जाएगा। ऐसे मैंने OH को सीधा सीधा HCN ने कर दिया। अब तुझे सोल्ट चेक करना पड़ेगा कि सोल्ट में कौन सा आयन एक्टिव है, बस उसके हिसाब से तेरा आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ पे बता मुझे बेटा, है लड़की? सर OH वाला तो हो रहा है सर, H प्लस वाला थोड़ा सा नहीं हो पा रहा बेटा एक बता, वैसे। ये तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस में करा है ना तूने, NaCN में से यस तुझे समझ में सर। आ रहा है कौन सा? तुझे समझ में आ रहा है आयन एक्टिव कैसे होता है? वीक एसिड और वीक आने वाला आयन एक्टिव होता है सोल्ट के अंदर, बस ये टेक्निक लगानी है छोटी सी। ठीक है, तो मैं अभी आगे आपको एक चीज और करा रहा हूं बेटा, कैलकुलेशन करा रहा हूं। तो पीएच में ना 2 फॉर्मूले हैं। तो देखो बफर अब 3 तरह के होते हैं, तो जिसमें एसिड बचा होता है, जैसे देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये बफर क्यों था देखो, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ये बफर क्यों था, क्योंकि OH को खाने वाला था ये, और H प्लस को खाने वाला था ये तो खा रहा है OH को बेटा, ये खा रहा है H प्लस को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एसिड बना हुआ है, देखो एसिड बचा है, तो इसका नाम होता है एसिडिक बफर। क्या बोलते हैं अपन इसको? जिसमें एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एसिडिक बफर। ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ये वाला, देखो इसमें H प्लस को खाने वाला कौन है? ये है, और OH को खाने वाला कौन है? ये है ना, इसमें बेस है तो उसको बोलते हैं बेसिक बफर। तो इसमें ना हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, तो जब भी एसिडिक बफर का रहेगा तो आप लगाओगे pH बराबर pKa प्लस log सोल्ट बाय सोल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन।
सिमिलरली इधर लगाओगे आप POH PKB log सोल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बेस की कंसंट्रेशन। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, सिंपल से। तो एसिड में एसिड का फॉर्मूला लगाना है, बेस में बेस का फॉर्मूला लगाना है। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम बफर से आगे मूव करेंगे। डाउट बफर में तो आप बफर में पूछ लीजिए। मैं आपको लास्ट टॉप पढ़ाऊंगा चैप्टर का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सर पहचानेंगे कैसे एसिडिक और बेसिक बफर? बेटा जिसमें एसिड हो वो एसिडिक बफर, बेस हो बेस बफर। बस बफर में एक सोल्ट होगा, देखो ये तो सोल्ट है, ये सोल्ट है, तो सोल्ट के अलावा यदि एसिड है तो एसिडिक बफर, बेस है तो बेसिक बफर, सिंपल। सही है, समझी बेटा? सर यस मुझे सर। एक चीज समझ नहीं आ रही, मतलब जैसे कि बफर सॉल्ट देखने के लिए दोनों, मतलब जो H+ खाता है तो वो Na, जैसे NaSO है, वो दोनों नॉन एक्टिव है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि दोनों नॉन एक्टिव है? बेटा तुमने सोल्ट हाइड्रोलिसिस की क्लास नहीं ली थी इससे पहले? जो पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था कि यदि कोई सोल्ट होता है उसके अंदर 2 आयन होंगे, है ना, और वो आयन एक्टिव रहेगा जो वीक एसिड और वीक बेस है। सोल्ट बनता कैसे बेटा? सोल्ट बनता है एसिड को बेस में से मिलाने से, ये बताया था। तो इसके अंदर जो आयन, 2 आयन है, जो भी वीक से आया होगा वो एक्टिव रहेगा, समझे? जैसे मैंने Na2SO4 बोला बेटा, तो कैसे बना होगा बताइए? ऐसे तो बना होगा NaOH + H2SO4, सही बात है लड़की? यस सर। तो देख ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनसे आने वाला कोई भी आयन एक्टिव नहीं है, मतलब ये दोनों आयन एक्टिव नहीं है, समझी बेटा? जैसे तुमने लिखा NaCN, तो NaCN कैसे बना होगा बता? NaOH + HCN, सही लड़की? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड से मतलब इसके अंदर जो आयन आया है CN नेगेटिव, वो वीक एसिड से आया है, तो वो एक्टिव हो जाएगा, समझी बेटा? जी सर समझ आ गया, थैंक यू। सर एक बार पीछे करना। यस डन सर। सर बफर वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये बताना पड़ेगा कि वो बफर है या फिर नहीं है, बस? हाँ, एक एक क्वेश्चन आएगा, एक पीएच का फॉर्मूला आ सकता है, तो एसिडिक बफर के लिए वाला फॉर्मूला लगाना है, ये पता होना चाहिए, और बेसिक के लिए लगाना है, ठीक है? कैलकुलेशन पार्ट कम ही आता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ जाऊं? यस और सर। सर मतलब इसमें हमेशा एक एसिड होगा और एक सॉल्ट होगा, या फिर बेस होगा या फिर सॉल्ट होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो इफ देयर इज एसिड एंड सोल्ट देन दैट पर्टिकुलर बफर इज
acidic buffer. If there is base and salt, then that particular buffer is basic buffer. समझे? Yes, sir. बेटा, तो लास्ट टॉपिक अपन चैप्टर का खत्म कर देते हैं. सो लास्ट टॉपिक इज नोन एज solubility and solubility product. तो देखो यार, तो एक ना सोल्ट की कैटेगरी होती है. एक सोल्ट होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रिपल एस सोल्ट. ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है? स्प्रिंगली, तो स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट क्या होता है बेटा? ऐसे सोल्ट होते हैं जो पानी में ना पूरी तरह से घुलते नहीं है, राइट? अच्छा, कोई सोल्ट पानी में घुलेगा नहीं तो आपको कैसे देखने को मिलेगा? वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा, राइट? पीपीटी फॉर्म में. जानते हैं क्या सब लोग? जैसे आप व्हाइट वॉश करवाते हो घर में, तो जो CaCO3 होता है वो पानी में क्या पूरी तरह से घुलता है? क्या क्या रहता है उसका? प्रेसिपिटेट बना होता है कि नहीं? आप थोड़ी देर छोड़ दो उसको. देखा है सबने? ये तो सबने ऑब्जर्व किया होगा ना. तो उसको हिलाना पड़ता है ऐसे जोर से. क्यों? क्योंकि वो पीपीटी फॉर्म में बन जाता है. तो कुछ सोल्ट ना पानी के अंदर, देखो जो लोग पानी के अंदर 100% डिसॉल्व नहीं होते और जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होंगे, तो दैट कैटेगरी इज नोन एज स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट, है ना? तो अपन जैसे उसका एनालिसिस पढ़ते हैं इस चैप्टर में. ऐसे मैंने एक स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट ले लिया, AgCl. अच्छा, इसको पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा ये टूट जाएगा बेटा, और थोड़ा सा नहीं टूटेगा. मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई आपने सोल्ट लिया तो थोड़ा तो वो घुल जाएगा और थोड़ा वो नहीं घुलेगा. ऐसा ही तो रहता है. आपने देखो हल्का हल्का घुला हुआ और हल्का बिना घुला हुआ. सही बोल रहा हूं मैं? ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है. अच्छा, मैंने इक्विलिब्रियम लिख दिया, मतलब रिएक्शन ये बैकवर्ड भी जा सकती है, फॉरवर्ड भी जा सकती है. अच्छा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के देखते हैं क्या आएगा, बताओ. अच्छा, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख रहा हूं कि मान लो कि t बराबर 0 पे इसका आपने a अमाउंट लिया, कुछ भी लिया, तो 0 0 रहा होगा. अब आपने t बराबर t पे क्या लिखो बोलो? इसमें से x घटा बेटा, तो यहाँ पे x बनेगा, यहाँ पे x बनेगा. किसी को कोई दिक्कत? बताओ. No, sir. बेटा इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, x क्या है अब ये समझो. x वो अमाउंट है जो कि पानी के अंदर घुल गया, AgCl का. सही बात है भाई? आप x घटा रहे हो, x क्या है? वो अमाउंट है जो पानी के अंदर घुल गया है. मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो भाई, फटाफट बोलो यार. देखो x आपने कहा Yes, मैंने 100 मोल लिए. भाई मैंने 100 मोल लिए तो 20 घुल गए, तो आप 100 - 20 तो लिखोगे. तो यही सोल्युबिलिटी है. सोल्युबिलिटी क्या है? दी maximum, right? The maximum amount of salt which is dissolved in water, right? At constant temperature. अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप मान लो आपका से वो है, क्या है, वाले ग्लास है आपके पास पानी का, उसमें आप चीनी घोल रहे हो, तो आपने 1 चम्मच घोला, घुल जाएगी. 2 चम्मच, 3 चम्मच, कभी रुकेगा प्रोसेस? नहीं रुकेगा. बताओ, क्या 5000 yes, चीनी की चम्मच घोल दोगे क्या एक गिलास में? अरे बोलो. yes, sir. रुक जाएगा. रुक जाएगा, है ना? घोलोगे घोलोगे घोलोगे, मान लो 4 चम्मच के बाद आपका भाई चीनी घुलना बंद हो गया. तो पानी आपने नीचे लिया है ना, उसकी मैक्सिमम लिमिट चीनी को अपने अंदर घोलने की कितनी है? 4 चम्मच. उससे ज्यादा नहीं घुलेगा. सही बात है? उससे ज्यादा आप चीनी डालोगे ना तो चीनी सॉलिड फॉर्म में ही रहेगी पानी के अंदर. सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट 4 चम्मच इज दी सोल्युबिलिटी. समझे आप? तो वो मैक्सिमम अमाउंट सोल्ट का जो घुल जाए वही क्या है बेटा? सोल्युबिलिटी. और हम उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो दिस X will become my S and this X will become my S. अच्छा, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाए, के क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. AgCl की नहीं लिखी जाएगी क्योंकि सॉलिड के लिए कितना मानते हैं अपन? यूनिटी. ये बताया था आपको, सॉलिड जो भी होता है उसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी. सही बात है बेटा? तो देखो, इस के को नाम देते हैं अपन KSP. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसको KSP है. दिस आ जाएगा x स्क्वायर. So this KSP is known as, इसको बोलते हैं solubility product.
ठीक है, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, S इंटू एस। देखो इसकी वैल्यू S और इसकी वैल्यू S, तो S स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो आप। तो KSP क्या है, KSP देखो S तो आपको समझा दिया, X तो मैक्सिमम अमाउंट है सोल्ट का जो गुला है। KSP का मतलब क्या है, KSP इज नथिंग, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ उस रिएक्शन का जो कि सोल्ट के लिए लिखी गई है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, बताओ बेटा। यस सर। इसको लिखेंगे फिर थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। हो गया बेटा, ये लिखा Yes, सबने। sir. अच्छा सर जैसे एक बार मान लो, KSP बता दीजिए। क्या बेटा, सर एक बार बस KSP बता दीजिए। यस तो KSP क्या है बेटा, जो भी सोल्ट गिवन है ना उसके लिए में से ये लिखा क्या बेटा, तूने ये लिखा पूरा, एक क्वेश्चन और लेता है तो KSP समझ में आएगा, इतना लिख लिया। यस सर। हाँ अभी देख, अभी सर समझ में आएगा। हाँ बोल बेटा। सर स्प्रिंगली सॉल्ट मतलब जो पूरी तरह नहीं घुला है। एग्जैक्टली, स्प्रिंगली सोल्यूबल मतलब जो पूरी तरह से पानी में जाके घुला नहीं है, सही है। ओके सर। अच्छा देखो, जैसे मान लो एक सोल्ट ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने MgOH ऑल ट्वाइस, BPPT बनाता है, तो ये कैसे टूटेगा, देखो ये कैसे टूटेगा, Mg2 इसमें कैसे लिखोगे, यदि यहाँ पे X लिखोगे तो यहाँ पे कितना लिखोगे बोलो, X लिखना पड़ेगा या क्या लिखना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 2X लिखोगे कि नहीं लिखोगे। हाँ तो यस देखो, सर। यदि आप इसका S मान रहे हो बेटा, ये कितना हो जाएगा 2S। अच्छा अब देखो KSP किसको दिक्कत दे रहा था, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लड़की, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेगी लड़की, तो देख कैसे लिखेगी बोल, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, जो भी स्टोइकियोमेट्री रहती है उसकी पावर में चल जाती है। देखो Mg2+ का कंसंट्रेशन और OH का कंसंट्रेशन उसकी स्टोइकियोमेट्री पावर में चल जाती है, सो दिस विल बिकम S एंड 2S का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर, सो दिस विल बिकम कितना, 4S क्यूब। समझे कि नहीं समझे, अरे बताओ। यस सर। तो हमेशा S स्क्वायर नहीं आएगा, सोल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द कंडीशन, राइट। इफ सोल्ट, इफ इट इज नथिंग, राइट, तो यू कैन से इट इज नथिंग, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एनी गिवन सोल्ट। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक AgBr, राइट, यदि भाई मैं AgBr ले लेता हूं, है ना, तो AgBr कैसे टूटेगा, Ag प्लस प्लस Br माइनस, सो इफ दिस विल बी S ना, दिस विल बी S, तो ये भी S हो जाएगा भाई। तो इस रिएक्शन का KSP क्या आ जाएगा बोलो, so the concentration of Ag plus multiply the concentration of Br minus, as the stoichiometry is 1 1, so this will become S square। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अच्छा अब नीट में सवाल क्या आता है बेटा इस पे, वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, दिमाग लगा के। The question is, देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद भी बता सकते हो कि KSP की वैल्यू ज्यादा रहेगी। सोचो KSP की वैल्यू ज्यादा कब आएगी, कोई बताएगा मुझे, जब इस S और S की वैल्यू ज्यादा रहेगी,
मानते हो कि नहीं Yes, मानते sir. हो भाई? केएसपी इनका तो एस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? सोल्ट ज्यादा घुला होगा, तो केएसपी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, देन सोल्ट इज मोर सोल्यूबल। मानते हो यार? अरे बोलो। अच्छा, Yes, sir. केएसपी वैल्यू बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, छोटी सी केएसपी की वैल्यू आ रही है। एंड छोटी सी वैल्यू ऑफ केएसपी व्हाट विल रिप्रेजेंट कि सोल्ट की टेंडेंसी क्या है? सोल्ट हैज टेंडेंसी क्या? टू फॉर्म पीपीटी। मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ, अरे बताओ। तो यदि केएसपी घुलना चाहता है, केएसपी की वैल्यू कम आएगी, तो वो सोल्ट घुलना नहीं चाहता है, और जब सोल्ट नहीं घुलेगा तो इट विल फॉर्म दी प्रेसिपिटेट। सही बात है। तो क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट इज मोर सोल्यूबल। ध्यान सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट इज मोर सोल्यूबल। चार ऑप्शन दिए, चारों सोल्ट के केएसपी लिखे हुए हैं, तो कौन सा आंसर टिक मारोगे? बताओ, जिसके केएसपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सही बात। तो ऐसा सवाल आएगा नीट में, क्या सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा सोल्ट सबसे ज्यादा घुलेगा? चार सोल्ट होंगे, चारों के केएसपी लिखोगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर कौन सा? वो सोल्ट जिसका केएसपी की वैल्यू ज्यादा है। और यदि ये पूछे कि यार वो सोल्ट बताओ पिन आएगा, तो कौन सा लगाओगे? जिसके केएसपी की वैल्यू सबसे क्या है? सबसे छोटी है। सही है, समझे हो कुछ? अरे बोलो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा, तो जो गो पे हुआ क्या हो सकती है? हो सकता है। आपको मेरी बात क्लियर हो गई? पॉइंट सर ये आपने ब्लू में क्या लिखा है? कौन सा ब्लू में? सर अच्छा, ये ये सॉल्ट सोल्ट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पीपीटी। देख, केएसपी की वैल्यू कम रहेगी, इसका मतलब सोल्ट घुलना नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? सोल्ट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पीपीटी। सही है। यस सर। ये बहुत नीट में इंपॉर्टेंट है भाई। चलो फटाफट ये लिखो, एक अगला कंसेप्ट है वो, लास्ट सब टॉपिक इन राइट। तो याद रखेंगे, केएसपी की वैल्यू रट्टा नहीं मारी जा सकती, राइट। केएसपी विल डिपेंड अपॉन दी सोल्ट, है ना। केएसपी सोल्ट पर डिपेंड करता है। तो यदि सोल्ट बदलेगा तो केएसपी की वैल्यू भी बदल जाएगी, एंड केएसपी की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो सोल्ट घुलना ज्यादा पसंद करेगा, और केएसपी की वैल्यू कम रहेगी तो सोल्ट घुलना पसंद नहीं करेगा, एंड इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट इन द एक्वस फेज। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। सर इसमें के कांस्टेंट है और एसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। हाँ, जैसे केक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो तू पढ़ती आई है बेटा पहले से, है ना। वो ये पहले वाला, ये बस नाम बदल दिए, है कि नहीं है? अरे जब अपन ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो ऐसे सवाल नहीं करे थे क्या? बता, सही बात नहीं है कि लड़की? जैसे 4 मोल लिया तो 4 0 0 4 माइनस एक्स एक्स करके लिखते थे, वही सब है। ओके, बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने। अब मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, याद है रिएक्शन क्वोशिएंट पढ़ाया था मैंने? कोई है, किसी को याद है? रिएक्शन क्वोशिएंट पढ़ाया था बेटा? यस पहले सर मैं वो पढ़ाया याद था। दिला। अच्छा, याद होगा तो चलो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं एक चीज, आप मेरी बात बस ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द नीट, राइट। सो द कंसेप्ट इज, जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, मतलब केएसपी लिखते हो इक्विलिब्रियम, तो आप कंसंट्रेशन किस टाइम की लेते हो? बताओ, इक्विलिब्रियम के टाइम की कंसंट्रेशन लेते हो कि नहीं लेते हो? बताओ, सही बोल रहा हूं मैं? जब आप के लिखते हो तो कंसंट्रेशन किस टाइम की होती है? इक्विलिब्रियम की, ऐसा मैंने पढ़ाया था। और क्यू लिखते हैं तो कंसंट्रेशन किसी भी टाइम की होती है, याद है क्या? अरे बोलो। तो जब मैं क्यू लिखूंगा बेटा, तो कंसंट्रेशन किसी भी टाइम की रहेंगी, वो जरूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम के टाइम की कंसंट्रेशन हो। तो उसी क्यू का नाम यहाँ पे, इस क्यू को बोलते हैं क्यू एस पी।
बोलता है आयोनिक प्रोडक्ट। वहां पे रिएक्शन कोशेंट बोलते थे, यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखो यार पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था उसका नाम बदल के लिख दिया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और रिएक्शन कोशेंट का नाम बदल के यहाँ पे लिख दिया मैंने आयोनिक प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ गई सबको? तो उसमें एक चीज थी, आपको पढ़ाया था मैंने, यदि क्यू के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे क्यू के एस पी के बराबर आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सही बात है? बोलो भाई। sir. अच्छा अब मुझे यहाँ पे आपको एक चीज पढ़ानी है, मैं चाहता हूं कि रिएक्शन बैकवर्ड चले। अच्छा बैकवर्ड कब चलेगी बताओ? क्यू के से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कब चलेगी रिएक्शन बैकवर्ड? तो बताएगा जब यदि क्यू के से बड़ा आ जाएगा बेटा। तो देखो मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि क्यू की वैल्यू ज्यादा है, के की वैल्यू कम, तो क्यू छोटा हो के क्या बनाएगा? के बनाएगा। छोटा होने के लिए रिएक्शन किधर चलेगी बताओ? बैकवर्ड तो चलेगी भाई। क्यू को छोटा होना है, मतलब ये और ये कम होने चाहिए, ये कम होंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? तो यहाँ पे यदि QSP की वैल्यू KSP के बराबर आ गई तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। ये तो अपन ने इक्विलिब्रियम में ही पढ़ लिया था। अब हमारे बैकवर्ड का मतलब क्या है? यदि रिएक्शन बैकवर्ड गई तो सोल्ट बनने लगेगा, सोल्ट बनने लगेगा पानी के अंदर, और क्या बनने लगेगा? पीपीटी। तो उसको बोलता है कंडीशन फॉर पीपीटी। तो ये प्रेसिपिटेट बनने की कंडीशन है। यदि किसी सोल्ट का QK से बड़ा आता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है कि सोल्ट एक्वस फेज में सॉलिड स्टेट में आने लगता है, पीपीटी बनाने लगता है, एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज कंडीशन फॉर पीपीटी। तो यदि आपसे नीट पूछता है कि एक सोल्ट पीपीटी कब बनाएगा, तो आप बोलोगे आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है क्या यार? बताओ। ये आयोनिक क्लियर में पढ़ा है क्यू और के, बेटा क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, एक बार लिख के देखिए, नहीं क्लियर तो पूछ लीजिए। चलिए सवाल दे दें। यस सर। सर परफेक्ट। एक बार QSP बता दीजिए। बेटा देखो मैं एक आपको ना आयोनिक केमिकल इक्विलिब्रियम याद दिला देता हूँ। तो कुछ ऐसा पढ़ाया था, A ऑफ A B ऑफ B ऐसा करके कुछ, हाँ, C ऑफ C D ऑफ D। तो मैंने कहा था जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है कि इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, है ना, B की पावर B, ऐसा बताया था। और मैं बताया था ये जितने भी कंसंट्रेशन है सब इक्विलिब्रियम पे रहेंगी। और क्यू कब रहेगा? क्यू रहेगा आप किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन, राइट, किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन, उसमें आप स्पेसिफाई नहीं करते हो। तो मैंने कहा था जब क्यू के बराबर आता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, लेकिन क्यू की वैल्यू ज्यादा आ रही है के से, तो क्यू को कहां पे पहुंचना होता है? हमेशा के पे पहुंचना होता है। तो क्यू की वैल्यू कम होगी। क्यू की वैल्यू कब कम होगी? जब सी और डी घटेंगे, ओ और बी बनेंगे, मतलब रिएक्शन किधर जाने लगेगी? बैकवर्ड। तो जब क्यू बड़ा होता है के से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। इसी क्यू का नाम ना इस चैप्टर के अंदर आयोनिक में हो जाता है आयोनिक प्रोडक्ट। तो यदि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, यदि QSP KSP से बड़ा आ रहा है तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड का मतलब क्या है बेटा? सोल्ट बनने लगेगा पानी के अंदर। सोल्ट बनने लगेगा तो क्या बनने लगेगा? पीपीटी बनने लगेगा। अभी समझी लड़की? सर लास्ट क्या बोला आपने? सॉल्ट बनेगा तो पीपीटी मतलब बनेगा? रिएक्शन, मान ले रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगी तो सोल्ट बनने लगेगा ना पानी के अंदर। यदि सोल्ट पानी के अंदर बनने लगेगा तो बेटा पीपीटी तो बोलते हो उसको। यस सर। घुलने का उल्टा हो गया ना बेटा।
यदि फॉरवर्ड चलेगी तो ज्यादा घुलेगा, बैकवर्ड चलेगी तो नहीं घुलेगा। सही है। यस सर ओके, क्लियर तो है। वल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज if the KSP value of AGI is 16 into 10 to the minus 4, then calculate solubility. बताइए। If the KSP value of AGI is 16 into 10 to the minus 4, then calculate solubility. करिए ट्राई सब लोग। हाँ, KSP इज गिवन, KSP दे रखा भाई, और S निकालना है, राइट? S is the solubility, right? So KSP is given, you have to find out the value of S, and S represent the solubility, right? So just first write the salt, then dissociate it, then write the equation of KSP, and उसमें value put करो और आप S निकाल दो। Easy है एकदम। हाँ, मुझे एक बबीता का आंसर मिला है, एंड आई थिंक दिस इज करेक्ट। बाकी लोग प्लीज ट्राई करिए, बहुत आसान सवाल है। जिनका आंसर आ जाए प्लीज चैट बॉक्स में रख दीजिए आंसर अपना। 1 मिनट और है, आप 1 मिनट के बाद मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा बेटा। साक्षी, तुमने अंडर रूट लेना है, शायद तुमने मिस्टेक करी है, प्लीज चेक कर लो एक बार।
चलिए देखिए सब लोग इसका सोल्यूशन। तो आपको सबसे पहले एजीआई गिवन है ना बेटा, तो एजीआई को तोड़ दो, इतना आपको आना चाहिए। एजी +1 में जाता है और आई माइनस जाता है। सो यदि ये एस बना तो ये भी एस बना, तो केएसपी की वैल्यू क्या आ गई है, एस स्क्वायर। तो आपको एस चाहिए, तो एस क्या आएगा, √KSP। √KSP का मतलब क्या आएगा, √KSP, KSP 16 इंटू 10⁻⁴। सो आपको इसको सॉल्व करना है। तो 16 का √4 होता है 10⁻⁴ का 10⁻²। तो दिस विल बी द आंसर, राइट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, चेक करिए। यस सर, डाउट मैंने हो तो आंसर पूछो। ऐसे प्लस कर दिया था। लड़की तो ने √, ढंग से क्यों नहीं लिया। नहीं सर, मैंने एस और एस को प्लस ही कर दिया था। प्लस नहीं करना बेटा, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई होता है ना। यदि आप ऐसे लिख, यदि देखो इक्विलिब्रियम ही है ये। के इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा होता है कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, राइट। इट विल बिकम KSP। समझ रहे हो। तो KSP से आपको, हाँ एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। KSP से आपको ना बहुत टेंशन नहीं लेनी है। KSP इज नथिंग, राइट। सो सॉल्व वन सर मोर मेरा क्वेश्चन, तो राइट। S² तक ही सॉल्व हुआ था, √KSP मुझे पता ही नहीं था ये भी लिखना है। बेटा एक बात, KSP बराबर S² आ रहा है, तो S कैसे निकालेगी लड़की, तू बता खुद। यस सर, वही मैं सोच रही थी। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फटाक से, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताएंगे। इफ solubility of MgOH whole twice is 2 into 10⁻², then calculate KSP. If solubility of MgOH whole twice is 2 into 10⁻², मैं इसको लिख देता हूं ऐसे। देखो, if solubility of MgOH whole twice is 2 into 10⁻², then calculate KSP. बताइए। Twenty is not the right answer, beta. You have to find out the KSP. The value of KSP you have to find. So S is given, right? अब solubility का मतलब S है, तो S दे रखा है, KSP निकालना है। नहीं साक्षी, 2S नहीं आएगा बेटा। हाँ तो तोड़ो, फिर लिखो, फिर उसका KSP निकालो ना। टू एक्स स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, तोड़ो एक बार सब लोग इसको। तो देखो, यदि ये S है तो ये 2S है, तो KSP की वैल्यू है,
तो ये आएगा s, ये 2s का स्क्वायर, तो 4s क्यूब बनेगा बेटा ये। अब s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना तो आंसर आएगा, तो 4 इंटू एस, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 32 आ जाएगा। 32 इंटू ये आ रहा है देखो, 32 इंटू 10⁻⁶। बताओ ये सही है क्या, समझ में आया? देखो सबसे पहले डिसोसिएट करो, एस की वैल्यू रख दो। अदिति अभी आ गया समझ तेरे को लड़की। सर देखो आप सब, 2s स्क्वायर कैसे आया OH पे? बेटा देख जो ये होता है स्टोइकियोमेट्री, उसको पावर में नहीं लिखी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बताया होगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, और जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है पावर में नहीं जाती बेटा, ये तो बचपन से पढ़ रहे अपन, सही बेटा। अब Mg2 हाँ प्लस की सर, वैल्यू s है, OH नेगेटिव की 2s है बेटा, यहाँ पे s लिखा, यहाँ पे 2s लिखा, सही है क्या सर ये 4s स्क्वायर आएगा, आपने क्यूब क्यों लिखा है? बेटा? कैसे आएगा लड़की, s की पावर 2 और s की पावर 1, क्यूब नहीं हो जाएगा बेटा? अच्छा 2 इंटू 2 की 2 इंटू ऐसे सर लिखा लेकिन हो आपने, बेटा, 2 का क्यूब ही तो होएगा। यस सर पता है, लेकिन आपने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें तो 4s स्क्वायर लिखवाया है। कहाँ लिखवाया है, कौन सा लिखवा दिया बता? सर ये MgOH2 वाला। ये देख यहाँ पे भी 4s क्यूब ही लिखा है, देख बेटा। तुमने गलत लिख लिया लड़की। सर यस सर। ठीक है? हाँ कुछ नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे वैसा लिख दो बस, कुछ है ही नहीं और। यस सर हो गया। ठीक है,